अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैज़ बाखबर के साथ वीडियो चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हैचरी। जी नाज़रीन, हैचरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुर्गी अपनी ज़िंदगी का पहला दिन गुजारती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अंडे से चूज़े तक की प्रोसेस होता है, उसमें क्या टेम्परेचर्स होते हैं, कैसे सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब चूज़ा निकलता है तो वो अपनी जो पहले दिन की लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी ज़िंदगी वो किस तरीके से होती है। जी तो नाज़रीन, आइए आज देखते हैं हैचरी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप हमारी नाज़रीन के लिए सबसे पहले ये बताइएगा कि जो हैचरी में जब अंडे आते हैं तो वो आप लोगों के पास कहाँ से आते हैं और उसका पहला स्टेप क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, किसी भी जो पोल्ट्री हैचरी है उसमें पहला स्टेप होता है कि उसके में जो आपने मशीनों के अंदर अंडे लगाने हैं वो जरखेज़ अंडे हों। जरखेज़ अंडे आपको ब्रीडर फार्म से आते हैं। वहाँ पे आपने मुर्गियों के साथ मुर्गे रखे होते हैं एक मुनासिब तादाद के लिहाज से। वहाँ से जो अंडे आएंगे उसको जरखेज़ अंडे होते हैं वो हम हैचरी में रिसीव करते हैं। जो उसको बोलते हैं हैचरी में बेसिकली वन विंडो ऑपरेशन होता है। एक फार्म से जो अंडे आएंगे उसको एक विंडो के ज़रिए रिसीव किया जाता है। जो उनकी फार्म का जो वर्कर जो अंडे लेके आ रहा होता है उसको हम हैचरी के अंदर डायरेक्ट दाखिले की इजाज़त नहीं देते। ठीक, अभी मेरा ख्याल है कि हैचरी में जो अंडे फार्म से आने हैं उसका वो टाइम हो गया। ठीक, तो अभी आप उसको देखते हैं कि हमारे जो रिसीविंग होगी यहाँ पे अंडों की, ये हमारी वो हैचरी का वो पार्ट है जो रिसीविंग विंडो है। ये एग कलेक्शन विंडो भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक वर्कर हमारा अंडे लेके आएगा तो दूसरा वर्कर हमारा जो हैचरी के अंदर बिल्डिंग अंदर है वो उसकी रिसीविंग करेगा। ठीक, अच्छा, ये रिकॉर्ड मतलब कि मेंटेन किया जाता है? जी हाँ, ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसमें ये एक साथ में शीट आती है जो फार्म से जनरेट होती है रिपोर्ट कि फार्म पे चूँकि हमारे पास मुख्तलिफ नस्लें हैं, गोल्डन है, मिस्री है, ब्लैक अस्लॉर्प है और इनके क्रॉसेस हैं, देसी है। तो जितने हर फ्लाक के अंडे हैं हर नस्ल के, उसकी आज की जो रिपोर्ट है वो साथ में रिपोर्ट आ रही होती है। ठीक, तो वो रिपोर्ट इधर से वो जाके उसकी एक तो उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, उसको फिर रिपोर्ट को एक अपने पास रख के वो दोबारा वहाँ भेज देते हैं। फिर यहाँ से ये बंदा एग रिसीविंग पे जो मौजूद है हमारा, ये इसको एग को रिसीव करेगा। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो है इसकी सफाई होती है, इसकी ग्रेडिंग होती है, वो नेक्स्ट। ठीक है, मतलब एक रिकॉर्ड आपके पास भी रहता है और एक रिकॉर्ड फार्म वालों के पास? जी हाँ, बिल्कुल। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोल्ट्री फार्मर के लिहाज से और हैचरी के लिहाज से। राइट सर। तो सर ये जो है इसमें डिसइंफेक्शन का सोल्यूशन है? जी हाँ, इसमें डिसइंफेक्टेंट होते हैं कि वो केमिकल्स हैं जिससे वो जरासीम का खात्मा करते हैं। राइट। तो हमारा स्टाफ अगर बाहर से आ रहा है तो वो जो आउटसाइडर हैं उनको तो हम इजाज़त नहीं देते इस तरह से हैचरी में जाने की। हमारा स्टाफ अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यहाँ से मूव करेगा तो वहाँ पे हर पार्ट के ऊपर हमने जरासीम के खात्मे के लिए इस किस्म ट्रेज के अंदर डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन डाले हुए हैं। अभी आप इसको मूव करेंगे तो आपको भी इस तरह से इसमें आप पाँव रखें, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए ताकि आपके पाँव के साथ जरासीम लगे उनका प्रॉपर सही तरीके से खात्मा हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको हैचरी की जो मेन बिल्डिंग है उसमें फिर आगे इन्वाइट करते हैं। बायोसिक्योरिटी हैचरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस तरह से पहली बात कि वन विंडो ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया वो बेसिकली बायोसिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए होता है। मकसद ये है कि किसी किस्म की जरासीम का दाखिला हमारी हैचरी के अंदर ना हो, ना वो किसी फार्म से आए, ना कोई वर्कर जो हमारे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन हैचरी के अंदर मूव करते हैं उनको अगर उनसे जो जरासीम के खात्मे के लिए हम हर जो सेक्शन है उसके एंट्री पॉइंट के ऊपर इस तरह से ट्रेस बनाई होती है। उसके अंदर हम डिसइंफेक्टेंट का सोल्यूशन ऐड करते हैं ताकि उसके पाँव के साथ, जूतों के साथ जो जरासीम बाहर से हैचरी के अंदर आ रहे हैं वो उस केमिकल के साथ डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन पे जब वो एंटर होता है वहाँ पे वो उसका खात्मा हो जाए। फर्दर उसके बाद फिर हमने डिफरेंट जगह पे एंटीसेप्टिक जो सोप्स रखे हुए हैं, ये उसकी मदद से वो वहाँ से हैंड वॉश करेगा। नेक्स्ट फिर हम ये एक हमारा होता है कि ये एंटी जो सेप्टिक शावर है, उसके अंदर वो बता शावर लेके तो जो हमारी हैचरी की यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद फिर वो प्रॉपर हैचरी की जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर हमारा एंटर होता है। एग रिसीविंग रूम से जब आपके पास फार्म से अंडे आ जाते हैं उसको रिसीव करते हैं आप जी। फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है अंडे रिसीव करने के बाद हमने उसकी
ग्रेडिंग करनी होती है। राइट। ग्रेडिंग हम के जो पैरामीटर्स हैं वो हम ये देखते हैं कि वेट में अंडा कम है स्टैंडर्ड वेट से, या स्टैंडर्ड वेट जो हमारा है उससे अगर अंडा ज़्यादा, अंडे का वेट ज़्यादा है, वो अंडे भी हम जेट कर देते हैं, हैचरी में नहीं लगाते। जो क्रैक्ड होते हैं जिनका छिलका अंडों का, वो भी हम हैचरी में नहीं लगाते। इसके अलावा जो लंबूतरा अंडा होता है वो भी हैचरी में नहीं लगाते। बारीक छिलके वाले जो अंडे होते हैं वो भी हम हैचरी में नहीं लगाते, क्योंकि उनसे हैच प्रॉपर नहीं होता, और वो दूसरे जो अंदर अंडे हम लगाए हुए प्रॉपर जहाँ से अंडे से चूजे निकले हैं तो उसको भी वो ख़राब करने में अहम रोल अदा करते हैं। इस वजह से हम एक ये एग रिसीविंग रूम है, इस रूम के अंदर प्रॉपर उसको जो तरीक़ाकार है कि उसकी ग्रेडिंग है, फिर उसकी क्लीनिंग है, उसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अंडों की ग्रेडिंग के में हम उसके एक तो वज़न के लिहाज से ग्रेडिंग करते हैं उसकी, दूसरा हमारा जो उसका फिज़िकली अंडा देखने के बाद हम उसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं कि जो लंबूतरे अंडे हों, जिसका छिलका कमज़ोर हो या जिसका छिलका टूटा हो, या वो जो अंडे जो बहुत ज़्यादा गंदे हों, या वो अंडे जो बिल्कुल गोल हों, या फिर जो अंडे जिनके ऊपर कैल्शियम के ज़र्रात की ज़्यादा लगा हो, उन अंडों को हम हैचरी में नहीं लगाते। हम ये समझते हैं कि इनको हम मशीनों में लगाएंगे तो उनसे प्रॉपर हैच नहीं होता, प्रॉपर अंडा चूजा नहीं निकल सकता। इसलिए मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उसकी ग्रेडिंग के अंडों की, उसमें एक तो उसको वज़न के लिहाज से हम ग्रेडिंग कर लेते हैं कि दूसरा हम उसको ट्रेस में जो एग ट्रे है उसके अंदर अंडे रख के सारा उसको एक नज़र डाल के हमारा स्टाफ एक्सपर्ट वो उसको देख लेता है कि जो लंबूतरा अंडा है या बिल्कुल गोल अंडा है उसको हम हैचरी में नहीं लगाते। जो हमारे ओवल अंडे होते हैं ठीक, उसको हम हैचरी में लगाते हैं ठीक। अब ग्रेडिंग के बाद अगला हमारा जो स्टेप है वो होता है उसकी सफाई का। मतलब सर जो वेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है कि एक ही वेट रखते हैं सबका, या हर नस्ल के लिए अलग वेट है? नहीं, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियाँ हैं। हमारे पास गोल्डन है, ब्लैक अस्ट्रलॉर्प है, हमारे पास फ्यूमी है जिसको हम मिस्री बोलते हैं, हमारे पास देसी मुर्गी है, इसके फिर क्रॉस है हमारे पास ठीक। तो हर मुर्गी जो है उसका जो अंडा है उसकी नस्ल के लिहाज से उसका वज़न होता है ठीक। गोल्डन का जो अंडा उसका साइज़ ज़्यादा, उसका अंडे का वज़न ज़्यादा होगा मिस्री के बनिस्बत मिस्री के अंडे के, इसलिए हर नस्ल के स्टैंडर्ड्स ज़्यादा होते हैं। उस स्टैंडर्ड के लिहाज से हम देखते हैं कि जो उस नस्ल के जो अंडे हैं उस स्टैंडर्ड से अगर वो नीचे आ रहे हैं, एवरेज रेंज है, फिर उस अंडों को हम हैचरी में नहीं लगाते। इसके लिहाज से हम उसके मुख्तलिफ नस्लों का जो स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ, उसके लिहाज से हम उसकी वो आगे ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है सर। और ग्रेडिंग के बाद फिर आप लोग इसकी सफाई करते हैं? ग्रेडिंग के बाद उसकी पूरा कायदा सफाई करते हैं। अब जो हमारे पास मुख्तलिफ पीछे मुर्गी मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गी के अंडे आ रहे हैं, हमारे पास उन अंडों के ऊपर हमने पीछे कोड लिखे होते हैं ठीक। राइट सर। इस तरह से जिस तरह से ये यूनिट मिक्स है हमारा एक, उसका हमने वो क्रॉस किया हुआ, उसका कोड हमने अंडे के ऊपर लगाया है ताकि इस पूरी ट्रे के अंदर ये वाले अंडे हैं, इसकी हमें पहचान अलहदा से हो जाती है। इस तरह से हमारे जो मिस्री का हमारा फ्लाक है कि उसके जो अंडों के लिए हमने अलहदा से कोड रखा हुआ है, वो कोड हम एक अंडे के ऊपर लिख के उसकी जो फ्लाक का उसके जो कोड है, फ्लाक का जो नंबर है कि वो हम लगा के इस ट्रे के अंदर रखा है। इसका मतलब ये कि इस ट्रे के अंदर जितने अंडे हैं ये इस फ्लाक के हैं, मिस्री जो मुर्गी है ये उसके अंडे हैं। इसी तरह से हमारा जो ये देखिए ये एक और हमारा कोड आप देख रहे हैं, ये हमारा जो अस्ट्रलॉर्प ब्रीड है, ये ब्लैक अस्ट्रलॉर्प, उसका हमने कोड रखा हुआ है। उसके जो अंडे हैं वो इसको हमने ट्रेज में रखे हुए हैं, इसलिए इस लिहाज से हमें आगे पहचान करने में आसानी हो जाती है ताकि अंडे मिक्स ना हो, ताकि अंडे हमारे मिक्स ना हो। और उस लिहाज से हम उन अंडों को आगे मशीनों में लगाते हैं अलग-अलग करके, क्रॉस के अलग, और हमारे अगर हमें प्योर नस्ल ब्रीड के लगाने हैं तो वो उस लिहाज ताकि हमें पहचान हो जाए कि इस ट्राली में हमने कितने अंडे गोल्डन के लगाए हैं मुर्गी के, कितने अंडे हमने मिस्री मुर्गी के लगाए हैं, और कितने अंडे हमने लगाए हैं जो हमारा क्रॉस ब्रीड्स हैं उसके, ताकि उसके बाद फिर जब हमारे पास अंडों से चूजा आता है उस हैच को हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा हर मुर्गी की जो नस्ल है उसमें कितने % हैचेबिलिटी है। ये हम प्रॉपर कार्ड भी मेंटेन रखते हैं ताकि ये इन फ्यूचर भी हमारे काम आता है, इसलिए हम इसको ऊपर प्रॉपर कोडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के बाद अंडों की प्रॉपर सफाई की जाती है, और सफाई करने के बाद
फिर हम फ्यूमिगेशन करते हैं ताकि अगर अंडों के छिलकों के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई जरासीम का रह गया है, कोई शाइबा है अगर, तो वो जरासीम का खात्मा हो सके। ये फ्यूमिगेशन हम करते हैं, हम केमिकल से दूरी प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले केमिकल जो जरासीम का खात्मा कर देते हैं। ठीक, इस सब को फ्यूमिगेशन बोलते हैं। ठीक, फ्यूमिगेशन के प्रोसेस के बाद फिर हम अंडे आगे स्टोरेज में ले जाते हैं। अंडों की जो हम रिसीविंग के बाद उसकी जो बाकी स्टेप्स थे कि ग्रेडिंग हमने की उसकी, फिर हमने सफाई की। सफाई करने के बाद ये हमारा स्टोरेज रूम है कि यहाँ पे हैचरी में जो अंडे हमने सेटर में लगाने हैं, उस लगाने से पहले इन ट्रेज में अंडे लगाने के बाद ये जो हमारी जो ट्रालीज होती हैं इसके अंदर हम इन अंडों को लगा देते हैं। अब हर ट्रे के अंदर जो अंडे हमने लगाए हैं कि उसमें एक अंडा हम कम से कम उसके ऊपर हम जो फ्लाक हमारा है उसका कि ये मिस्री का अंडा है या गोल्डन का अंडा है या क्रॉस का है कि वो जो नस्ल का नाम हम लिखते हैं। उसके अलावा दूसरा हम उसके ऊपर ये मेंशन कर देते हैं कि हमारा फ्लाक का नंबर कौन सा है, ताकि हमें हैचिंग के दौरान और हैचिंग के बाद हमें आसानी रहे ये पता करने में, देखने में कि कौन से फ्लाक से कितने % अंडों से चूजा निकला है। ठीक, तो इन हम ट्रेज के अंदर आप ये अंडे लगाएंगे इस तरह से एक ये है हमारी ट्रालीज है हमारी। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि ये अंडे हमने इस तरह लगाए हैं। ये सारी ट्राली लगाने के बाद फिर हम उसमें सेटर में लगा देते हैं। हर हमारा जो सेगमेंट है, हमारा जो सेक्शन है हैचरी के अंदर, उसमें हमने जो रिटर्न फॉर्म्स में SOPs जो है हमारे वो भी हमने लगाए हुए हैं और पिक्टोरियल फॉर्म्स में भी हैं। जिस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं कि आपने जरखेज अंडों का इंतखाब किस तरह से करना है, ये हमने इसका पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे लगाए हैं स्टाफ की सहूलत के लिए। इसी तरह से आगे के ये अंडों की सफाई आप कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं अंडों की, फिर इन ट्रेज के अंदर आप अंडे किस तरह से लगा रहे हैं। इवन अंडों को उठाना, उनको ट्रेज के अंदर रखना, फिर ट्रेज को अगर ट्रालीज के अंदर रखना, इसका भी एक स्टैंडर्ड उपयोग प्रोसीजर है। वो हमने उनको बाकायदा लिख के भी बताया हुआ है और पिक्टोरियल फॉर्म्स में भी उसको हमने बताया हुआ है, तो कि इस तरह से ताकि वो स्टाफ के लिए आसानी रहे, ताकि वो हमारे स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग काम हो। बिलो द स्टैंडर्ड्स हम जो क्वालिटी है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा सर, वहाँ से स्टोरेज रूम के बाद ये सेटर में जाते हैं? जी हाँ, गर्मियों में अंडों को प्रॉपर हम स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं जो हमारा 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए हमने एयर कंडीशन जो हमारे रूम है उस रूम के अंदर हमने अंडों को स्टोर करते हैं वक्त है कि हम उनको सेटर में अंडों को लगा सकें। राइट। अंडों को उसके बाद हम अंडों को बाकायदा ट्रालीज में लगाने के बाद सेटर के अंदर लगाते हैं। सेटर के अंदर यहाँ पे अंडे 18 दिन के लिए लगाए जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपर उसको दर्जा हरारत और नमी जो है वो मुहैया की जाती है। इसके लिए हमने हमारा जो डिफरेंट ट्रेज है इसके अंदर ये सेटर की हम ट्रेज की करके इनके अंदर हम लगाते हैं और एक तो हम दर्जा हरारत उसको मुहैया करते हैं, दूसरा नमी दे रहे होते हैं, तीसरा हम अंडों को रोटेट कर रहे होते हैं, टर्नर प्रोवाइड करते हैं। टर्नर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारा इसका कनेक्शन मोटर के साथ होता है। मोटर के साथ एक बेल्ट लगी होती है जो इसको मूव कराती है अंडों को, पूरी ट्रेज को इस तरह से 45 के एंगल के ऊपर, जाविये के ऊपर एक मतलब मूव करती है। उसके बाद दोबारा इस ट्रेज को 45 के एंगल से मूव करके इसी हालत में लेके आती है। तीसरी मरतबा जब इसकी मूवमेंट होती है अंडों की तो फिर हम उसको टर्न करते हैं 45 के जाविये पे। फिर इस तरह से ये मूवमेंट इसकी चलती रहती है 18 दिन तक। सर, हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बताइएगा कि अंदर जो सारा टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं आप लोग? जो हैचरी के जो हमारे 2 पार्ट्स होते हैं सेटर और हैचर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग-अलग हर जो है सेटर और हर हैचर है उसका अलग-अलग कंट्रोल पैनल होता है। जिस तरह से भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सेटर हैं और 3 हैचर हैं। ये सेटर 1 का कंट्रोल पैनल है, ये सेटर 2 का कंट्रोल पैनल है और ये सेटर 3 का कंट्रोल पैनल है।
अब इनके ऊपर स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है हमने कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टर्नेंस। एक्चुअली बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल पैनल्स। ये वाले जो हमारे पैनल्स हैं, ये इसको अगर आप इसको क्लोज करके आप देखना चाह रहे हो, ठीक, तो ये इसका सारा सिस्टम है, ठीक। तो यहाँ से हमने टेम्परेचर जितना मॉनिटर अंदर हम चाह रहे होते हैं कि सेटर के अंदर हमने टेम्परेचर रखना, यहाँ से हम इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। यहाँ सेट का जो हमारा है आइकॉन बटन, इसको प्रेस करके अगर हमने डाउन करना तो यहाँ से, अगर हमने इसको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना तो यहाँ से करके जितना हम टेम्परेचर एडजस्ट करना चाह रहे होते हैं उसके बाद हम यहाँ से सेट करके ये फंक्शनल कर देते हैं उसको। उस जो हमारा सेटर है उसका इतना टेम्परेचर वो हमने सेट कर दिया है। अब उसमें जो उतनी नमी हम रखना चाह रहे होते हैं, जितने % हमें ह्यूमिडिटी अंदर प्रोवाइड करनी है, उसको भी हम यहाँ से सेट कर देते हैं। अगर उस रेंज से, क्योंकि सेटर के अंदर टेम्परेचर और नमी की रेंज हैचर से डिफरेंट होती है, अगर उस रेंज से या तो नीचे जो टेम्परेचर चला जाए या ऊपर चला जाए तो हमारे पास इसके सेटर के साथ ऊपर सायरन लगा हो, वो भी आप देख सकते हैं, वो ऑन हो जाता है, उसकी आवाज़ आ जाती है। अभी जो टिक टिक की आवाज़ आप इसमें फील कर रहे हैं, ये है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी जो हो रही है टेम्परेचर की, कि उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग हो रही है। ये ऑटोमेटिक पैनल है सारे, कि जो उसके सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे हमारे सेटर के अंदर हमारे सेंसर लगे होते हैं, टेम्परेचर का सेंसर है वहाँ पे और ह्यूमिडिटी का है, दर्जा हरारत और नमी के सेंसर मौजूद हैं। वो अंदर हमने एक तो हमने ये रेंज हमने सेट कर दिया। अब एक्चुअली वहाँ पे कितना टेम्परेचर है जो हमने चाह रहे हैं, उतना टेम्परेचर उस सेटर के अंदर मौजूद है भी है कि नहीं, उतनी नमी उससे ज़्यादा है नमी या कम है, वो अंदर जो सेंसर लगे हैं वो सेंस करेंगे और एक्चुअली जो रीडिंग उस वक्त अंदर चल रही है वो इस पैनल के ऊपर हमको पता चल जाएगा। अगर हमारी जो रेंज है उस रेंज के अंदर, नॉर्मल रेंज के अंदर वो वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं तो फिर हमारा जो ऑपरेशनल प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा है। अगर उससे बाहर जा रहा है तो हमारा स्टाफ हर वक्त इसके मौजूद होता है, वो फिर उसको जाके चेक करते हैं प्रॉपर, और इस जो हमारी रिक्वायर्ड रेंज होती है टेम्परेचर की और नमी की, उसके रेंज के अंदर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। राइट। ठीक, अभी यहाँ पे हमने हर सेटर के साथ हमने ये चार्ट लगाया है कि हम किस दिन अंडों की सेटिंग कर रहे होते हैं और हैचिंग का डेट क्या है और हर सेटर की हमारी कैपेसिटी कितनी है। ये देखें, सारे सेटर की कैपेसिटी है 17,028 अंडे। ये हमारे चूँकि 3 सेटर हैं, इसके अलावा वो सेटर का टेम्परेचर नमी है उसकी डिटेल भी दी हुई है इसके ऊपर, और हैचर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसकी भी हमने यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि ये नॉर्मल रेंज है, इस रेंज के अंदर हमने एडजस्ट करना है ताकि हमारा स्टाफ इसको फॉलो करे। ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हम SOPs बोलते हैं, ये हमने इस जो कंट्रोल पैनल है इसके साथ अटैच भी किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये सेटर के लिए हो गया और हैचर के लिए भी इसी तरीके से करते हैं? एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि अंडा 18 दिन सेटर में रहता है, उसके बाद हम हैचर में जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आपको पहले हमने बताया कि वहाँ पे हम उसका दर्जा हरारत 1 डिग्री कम करते हैं और नमी हम बढ़ाते हैं। नमी हाई टेम्परेचर के ऊपर जब उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो फिर उसका जो एग शेल है वो नरम होता है, साफ़ होता है, ताकि सॉफ्ट हो जाता है ताकि पीपिंग इजीली हो सके। छिलका नरम होगा तो उसका छिलका आसानी से टूटेगा और अंडे से चूज़ा निकलने का जो प्रोसेस है वो आसानी से ये मरहला तय पा जाएगा। ये हमारा एक स्टेप है जिसको हम कैंडलिंग बोलते हैं। कैंडलिंग के नतीजे में हम इसकी ये जांच करते हैं कि कौन से अंडे जरखेज़ हैं और कौन से अंडे गैर जरखेज़ हैं, या वो अंडे जिनके अंदर चूज़ा डेवलप नहीं हुआ किसी वजह से, वो छिलके के अंदर, अंडे के अंदर छिलके का स्टेक करने की वजह से या किसी वजह से ऑक्सीजन कमी की वजह से वो अंडे के अंदर अगर मर गया है तो वो अंडे हम आगे सेटर में से निकालने के बाद जब हम हैचर में आगे अंडों की शिफ्ट करते हैं तो फिर उन अंडों को हम बाहर निकाल देते हैं। एक तो इस मकसद के लिए ये कैंडल करते हैं, दूसरा कि ये जांच करने के लिए कि 8 दिन के बाद कि कौन से अंडों के अंदर चूज़े की ग्रोथ शुरू हुई है, कौन से अंडों के अंदर चूज़े की ग्रोथ शुरू नहीं हुई। जो गैर जरखेज़ अंडे हैं उनके अंदर चूज़े की ग्रोथ शुरू नहीं होती, एम्ब्रियो बनने का अमल है अंडे के अंदर चूज़ा बनने का, वो सही तरह से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हम इस अमल के नतीजे में उन अंडों को हम अलहदा कर लेते हैं। राइट। कैंडलिंग का ये प्रोसीजर है। कैंडलिंग के अमल के नतीजे में हम ये इस चीज़ की जांच कर लेते हैं कि किन अंडों के अंदर चूज़ा बना है और किन के अंदर चूज़े की बात हो गई है।
ये वाले अंडे जिसमें आप देख रहे हैं कि लाइट बहुत कम पास हो रही है या बिल्कुल पास नहीं हो रही, इसका मतलब है कि इन अंडों के अंदर चूजा बन चुका है। जिन अंडों के अंदर से लाइट गुजर रही है, इसका मतलब ये अंडे खाली हैं, इन अंडों के अंदर चूजा नहीं बना। इस अमल के नतीजे में हम जो ट्रेस के अंदर हमने अंडे लगाए हैं, जब हम सेटर से उनको हैचर में शिफ्ट करते हैं तो वो वाले अंडे जिनके अंदर चूजा मर चुका है या जिन अंडों के अंदर चूजा डेवलप नहीं हुआ, वो अंडे हम बाहर निकाल लेते हैं। राइट। सेटर के अंदर जब हम अंडे लगाते हैं तो उसको प्रॉपर, एक तो हम दर्जा हरारत दे रहे होते हैं, दूसरा हम प्रॉपर नमी दे रहे होते हैं, तीसरा हम अंडों को प्रॉपर जो है उसकी टर्न दी जाती है, जो उसको हम 45 के अंडों के ऊपर ये वाली जो ट्रेज है इसको हम मूव करा रहे होते हैं अंडों की। फिर ट्रेज में अंडे लगाए हुए हैं हमने, ये भी इस तरह से ताकि इसका मकसद ये है कि अंडों को चारों तरफ से एक जैसा टेम्परेचर और एक जैसी नमी मिले, ताकि अंडों के अंदर जो चूजा बनने का अमल है वो सही तरह से प्रोसेस उसका मुकम्मल हो। अगर हम इसको टर्न नहीं देते, अंडों को मूव नहीं करते, तो अंडे के अंदर जो चूजा बनने का अमल बन रहा है, वो जो चूजा है वो दीवारों के साथ, छिलके के साथ स्टे कर सकता है, जिसकी वजह से अंदर चूजे की अमवात भी हो सकती है। इस तरह से ये जो एक तो दर्जा हरारत और नमी का जो अंडों के मूवमेंट का अमल है, ये हम कंटिन्यूस अमल है जो 18 दिन सेटर के अंदर इस तरह से अंडों को हम रोटेट करते हैं। 18 दिन सेटर के अंदर अंडे रखने के बाद हम उन अंडों को शिफ्ट करते हैं हैचर के अंदर। अगले 3 दिन वहाँ पे हैचर में हम जो हमारा दर्जा हरारत है वो हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते हैं, नमी हम उसकी बढ़ा के तकरीबन 80% तक ले जाते हैं। ये हमारा हैचर है। हैचर के अंदर आखिरी 3 दिन अंडे हैचर के अंदर होते हैं, जहाँ से अंडों से चूजा निकलता है। नमी बढ़ाने का मकसद ये होता है कि उसका जो छिलका है तो उसके कैल्शियम है वो नरम हो जाए हाई टेम्परेचर के ऊपर, ताकि अंडे से चूजा आसानी के साथ निकल सके। आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि डॉक्टर उस्मान से हम ये पूछ के आपको बताएंगे कि जो चूज़ा वहाँ से निकलता है वो आप लोगों तक पहुँचने से पहले किन मराहिल से गुजरता है, आया उनकी कोई वैक्सीनेशन की जाती है या नहीं। जी सर, हमें ये बताइएगा कि सर जो चूज़ा यहाँ से निकलता है उसके बाद जो लोगों तक पहुँचाया जाता है उससे पहले उसकी कोई वैक्सीनेशन भी की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जब हम चूज़े को अंडों से चूज़े निकालते हैं उसके बाद हमने उसको लोगों तक पहुँचाने से पहले हम उनको प्रॉपर उसकी पहले ग्रेडिंग करते हैं। चूज़ों की जो एक्टिव और हेल्दी चूज़े हैं उसको हम अलहदा कर लेते हैं, जो कमज़ोर चूज़े होते हैं उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, अलहदा कर देते हैं उनको। और फिर उन चूज़ों की प्रॉपर हम हिफाजती और तदाबीर के लिए हिफाजती टीकाजात का जो शेड्यूल है उसका पहले दिन की वैक्सीन है वो हैचरी से वैक्सीन करने के बाद उस चूज़े को फिर हम लोग तक पहुँचाते हैं, ताकि पहले दिन जो चूज़ा लोगों को मिले वो एक सेहतमंद चूज़ा हो, उसकी मुदाफ़त बीमारी के खिलाफ ज़्यादा हो, ताकि इस किस्म के जो चूज़े जब लोग लेकर घरों में जाएंगे तो उसको वहाँ पालने में आसानी हो और फिर वो बीमारियों से पाक हो और बीमारी के खिलाफ लड़ने की उनके मुदाफ़त जो है वो ज़्यादा हो। सर, तो ये ओवरऑल वैक्सीनेशन होती है या कोई स्पेसिफिक जो है कुछ बीमारियाँ जिनके लिए वैक्सीनेशन की जाती है? मुख्तलिफ बीमारियों का जो शेड्यूल है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ जो वैक्सीन होती है वो बीमारियों के लिहाज से वैक्सीन की जाती है। कई बीमारियाँ जो ज़्यादा एज की मुर्गी में आती हैं, कई बीमारियाँ ऐसी जब मुर्गी छोटी होती है उसरत आती है, जब चूज़ा छोटा उसरत आती है। अब हैचरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनें हो सकती हैं। कई वैक्सीन है कि स्प्रे का एक तरीका भी है, स्प्रे कर सकते हैं।
दूसरा तरीका है कि हम एक्चुअली में जो चूज़ा आ रहा है उसको ज़ेरे जील्द एक दिन के चूज़े को हम टीका लगा सकें। इस वक्त जो हमारे पास चूज़ा आया है हमारे हैचरी से, इसको हम मैरक्स एक बीमारी है, मैरक्स की वैक्सीन करने के बाद ये चूज़ा फिर हम प्रॉपर कुफ्ते मुदाफ़त की बेहतर हो जाती है। ये चूज़ा फिर हम लोगों को तकसीम करते हैं। अभी वैक्सीनेशन की जा रही है वो मैरक्स के लिए की जा रही है जी, अभी जो वैक्सीन हो रही है ये मैरक्स एक बीमारी है, मैरक्स की जो वैक्सीन है वो हो रही है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि जी मैरक्स डिजीज़ वैक्सीन ये इस वक्त मैरक्स डिजीज़ के जो मैरक्स की डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन है वो इस वक्त काम की जा रही है चूज़े को। मतलब ये आप हर एक चूज़े को देते हैं जो भी जी, हर एक चूज़े को हम इंजेक्शन लगा रहे हैं ज़ेरे जील्द, क्योंकि ये वाली वैक्सीन है जो आप वो वाली वैक्सीन पानी में पिलाई जा सकती है और वो वाली वैक्सीन जो आप हम कतरा कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। ये तो फार्मर हजरात घरों में और फार्मों में इसको कर सकते हैं, लेकिन टीका लगाना का जो अमल है वो फार्मर हजरात के लिए या ख़वातीन के लिए, घरों में जो लोग मुर्गी पालते हैं उनके लिए जो थोड़ा सा मुश्किल और दिक्कत पेश आती है। इसलिए हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन करते हैं चूज़े को, तो पहले दिन के चूज़े को हम उसको इंजेक्शन लगाने के बाद उनको एक सेहतमंद और कुव्वत मुदाफ़त से भरपूर जो चूज़ा है वो उनके हवाले करते हैं। ग्रेडिंग और वैक्सीन करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो है चूज़े को एक दिन के चूज़े की हम पहचान करते हैं कि ये नर है कि मादा है। सेक्सिंग का अमल हम करते हैं। सेक्सिंग के अमल में जो तरीकाकार हम उपचार करते हैं उसको बोलते हैं वेंट सेक्सिंग। इसके अलावा फैब्रिक सेक्सिंग भी हो सकती है, परों से हम उसको पहचान कर लेते हैं, लेकिन वेंट सेक्सिंग एक ज़्यादा काबिल एतमाद किस्म का तरीका है जिसमें हम जो एरर के चांस हैं वो बहुत कम होते हैं। ये ट्रे में हम इसमें मिक्स चीज़ें डालते हैं सारे। उसके बाद हमारा एक जो एक्सपर्ट बंदा है कि वो यहाँ पे बैठ के उसकी सेक्शन करता है, वो उसकी वेंट से उसको चेक करके कि ये नर है कि मादा है। अगर उसमें वो उसका मादा है चूज़ा तो वो इधर फीमेल चेक्स हैं उसमें डालेगा, अगर नर मादा चूज़े हैं तो वो इधर मेल चेक्स की बॉक्स है इसमें डालेगा, ताकि हम पहले दिन से चूज़े की पहचान कर लें कि हमारे पास जो हैच आया है चूज़े आए हैं उसमें हमारे पास मादा कितने आए हैं चूज़े और नर चूज़े कितने आए हैं, ताकि उसके लिहाज से हम आगे चूज़ों को अपने फार्म पे भेजते हैं या फिर लोगों को तकसीम करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहें, कोई भी किसी भी किस्म का ज़राअत से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 030303000000 पर। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आइंदा आने वाली जो भी ज़राअत से रिलेटेड जदीद वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्रामों तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।